ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाएंगे जिसमें छुपी हैं अनदेखी और अनजानी शक्तियाँ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस डरावनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर सूरज, जो गुजरात के सूरत से हैं, ने लिख भेजी है। तो आइए ये कहानी सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम सूरज है। बात सन 2004 की है, जब मेरे 8th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। बताता चलूँ कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे पापा ही हैं। मेरी मम्मी की डेथ मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही हो गई थी। पापा ने ही मुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद की छुट्टियों के लिए मेरे पापा ने सोचा कि अब की बार की छुट्टियां हम मेरे नाना जी के घर दिल्ली में बिताएंगे। मेरे पापा इंडियन रेलवे एसोसिएशन में काम करते थे, सो दिल्ली की ट्रेन की टिकट्स बुक होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टिकट्स बुक हो गए और हमारे दिल्ली जाने के ठीक एक दिन पहले पापा को हेड ऑफिस के किसी ज़रूरी काम से मुंबई जाना पड़ा। मैंने और पापा ने हमारी छुट्टियों के लिए बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था, लेकिन ऐन वक्त पे ये सब होना मुझे दुखी कर गया। पापा ने मेरे मायूस चेहरे को देखते हुए मुझसे कहा, परेशान क्यों होते हो बेटा? काम मुझे आया है, तुमको नहीं। मैंने ट्रेन के ड्राइवर से बात कर ली है, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। तुम उनके साथ ट्रेन के इंजन में आराम से बैठ के दिल्ली जाना और मैं 3 दिन में काम खत्म करके तुम्हारे पास दिल्ली आ जाऊंगा। ये सुन के मुझे खुशी भी हुई कि मेरी छुट्टियां बर्बाद नहीं जाएंगी, और डर भी कि मैं अकेले बिना पापा के इतना लंबा सफ़र कैसे तय करूंगा। लेकिन पापा के समझाने पे मैं ट्रेन ड्राइवर अंकल के साथ जाने के लिए रेडी हो गया। दूसरे दिन पापा मुझे ट्रेन के ड्राइवर अंकल से मिलाने ले गए। उनका नाम सर्वेश साहू था। बड़ी बड़ी मूछें, लंबे चौड़े और देखने में गुस्से वाले लग रहे थे वो। जब पापा ने उनको मिलवाया तो सर्वेश अंकल ने मेरी तरफ झुकते हुए बोला, चलो तुमको दिल्ली घुमा लाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इंजन रूम में कोई बदमाशी नहीं करना। मैंने सर्वेश अंकल की बात पे सिर हाँ में हिला के सिर्फ ओके अंकल बोला। सूरत से दिल्ली लगभग 1120 किलोमीटर पड़ता है और वहीं पहुंचने में 20 से 22 घंटे लग जाते थे। दूसरे दिन पापा सुबह मुंबई के लिए निकल गए और मुझे बता गए कि ट्रेन के टाइम सुबह 4:20 का है और डिपार्चर टाइम से 1 घंटे पहले मुझे स्टेशन पहुंच के सर्वेश अंकल से मिलना है। मेरे पास पूरा दिन था। मैं सोचने लगा कि कैसे टाइम पास करूं, तो मैं अपने दोस्त निखिल के साथ पास के ही एक वीडियो गेम सेंटर चला गया और पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हुए निकाल दिया। शाम को जब घर आया तो याद आया कि मैंने तो अपना लगेज पैक ही नहीं किया। जल्दी जल्दी में मैंने अपना बैग पैक किया और टीवी पे कार्टून देखते देखते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात तकरीबन 2:30 बजे
मेरी आंख खुली और जब घड़ी पे नजर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट थे स्टेशन पहुंचने के लिए। जैसे पापा ने बताया था कि डिपार्चर से सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे सर्वेश अंकल से मिलना है। हालांकि हमारा रेलवे क्वार्टर स्टेशन के पास में ही था, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज कर लगेज उठा घर को लॉक करके स्टेशन की तरफ निकल गया। रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन अकेले ट्रैवल करने की खुशी मेरे कदम स्टेशन की ओर तेज लिए जा रही थी। मैं ठीक 3:15 पे स्टेशन पहुंच गया और रनिंग रूम, जहां ट्रेन के ड्राइवर्स और गार्ड्स रेस्ट करते हैं, वहां पहुंच गया। 2004 में मोबाइल फोन्स आ गए थे, लेकिन उस टाइम मोबाइल फोन होना किसी लग्जरी से कम नहीं था और ये लग्जरी अभी मेरे पास नहीं थी। सो मैं रनिंग रूम के बाहर ही सर्वेश अंकल का वेट करने लगा। अंकल ठीक 3:30 बजे रनिंग रूम के बाहर पहुंचे और मुझे तुरंत साथ चलने को कहा। मैंने अपना लगेज उठाया और अंकल के पीछे जल्दी जल्दी चलने लगा। अंकल लगभग दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं। कुछ ही देर में हम ट्रेन के इंजन के बाहर खड़े थे। सर्वेश अंकल ने रेलवे के एक दूसरे वर्कर को कुछ पेपर पे साइन करके चार्ज ले लिया और इंजन के अंदर जाके सब कंट्रोल्स को अच्छी तरीके से चेक करके बाहर झांकते हुए मुझसे बोले, चलो अंदर आ जाओ, अब हम चलने के लिए रेडी हैं। मैंने अपने बैग को संभाला और इंजन के अंदर चला गया। जैसे मैंने सोचा था, अंदर का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। ना कोई बैठने के लिए कोई कंफर्टेबल सीट और ना ही बर्थ। वहां सिर्फ लोहे की बनी टेबल और कुर्सियां थी। मैंने अनमने से सर्वेश अंकल को देखा और वो मेरा चेहरा देखते समझ गए और मुझसे बोले, अगर ड्राइवर को सारा आराम दे दिया जाए तो वो सोता रह जाएगा और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। ड्राइवर के ऊपर सिर्फ ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि साथ ही ट्रेन को सही सलामत उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है सूरज। अंकल की बात सुन इंजन की विंडो सीट पे चुपचाप जाके बैठ गया। सर्वेश अंकल ने एक बार फिर से पूरे इंजन के कंट्रोल को चेक किया और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तो मेरी तरफ देख के मुझसे बोले, चलने के लिए तैयार हो सूरज? मैंने मासूमियत से सिर हिला के उनको हाँ में जवाब दिया। अंकल फिर मुझसे बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम उनकी स्कूटर चलाने लगे हो, तो क्या आज ट्रेन चलाना चाहोगे? ये सुन के मेरे चेहरे की चमक बढ़ गई और खुशी से मैंने अंकल को जवाब दिया, हाँ अंकल, क्यों नहीं। तो अंकल ने मुझे मुस्कुराते हुए अपने पास आने का इशारा किया और एक बड़े से बटन की ओर इशारा करके बोला, इसको दबा दो। वो बटन दबाते ही इंजन धड़धड़ाते हुए एक जोर की आवाज से स्टार्ट हो गया। जैसे ही इंजन के स्टार्ट होने की आवाज हुई, सर्वेश अंकल ने इंजन का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज इतनी तेज थी कि मैंने अपने दोनों कान अपने हाथों से कस के बंद कर लिए। ट्रेन अपने तय समय 4:20 पे चल दी। मैंने अपना पाम सीडी प्लेयर बैग से निकाला और हेडफोन लगा के गाने सुनने लगा और सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। ट्रेन चलती रही और कई सारे शहर गुजरते रहे, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर और ना जाने कितने बड़े और छोटे शहर और कस्बे। ट्रेन सिर्फ बड़े स्टेशंस पे ही रुक रही थी और मैंने कोटा से खाने का कुछ सामान लिया और कुछ 5 मिनट में ही ट्रेन चल दी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और शाम घेर आई। ट्रेन अभी भरतपुर जंक्शन से कुछ किलोमीटर आगे ही बढ़ी होगी कि राजधानी एक्सप्रेस को पास देने के लिए हमारी ट्रेन आउटर पर रुक गई। आसपास घना जंगल और ट्रेन की पटरियों के पास कुछ झोपड़े दिख रहे थे। मैं अपने पाम सीडी प्लेयर पे गाने सुन रहा था तो तभी खिड़की के बाहर से किसी के ठकठकाने की आवाज आई। मैंने जैसे ही अपना सर खिड़की की तरफ देखने के लिए घुमाया, मेरी चीख निकल गई। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी
मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने डर को कंट्रोल करते हुए उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या चाहिए तुमको अम्मा?" वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, "बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो।" मैंने जवाब दिया, "अम्मा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, माफ कर दो, होता तो दे देता।" ये बोल के मैं अपने बैग में कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सर्वेश अंकल से बोला, "अंकल, आपके पास कुछ खाने को है क्या? ये बूढ़ी अम्मा खाने को मांग रही है।" सर्वेश अंकल ने मुझे गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, "तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब देखो बक बक करते रहते हो।" सर्वेश अंकल से ये सुन मेरे होश उड़ गए कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि अंकल मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अंकल फिर लगभग चिल्लाते हुए उस बूढ़ी अम्मा से बोले, "ए बुढ़िया, चल जा यहां से, नहीं है हमारे पास तुझे कुछ देने के लिए। जब देखो भीख मांगने आ जाती है, चल भाग यहां से, वरना एक डंडा लगाऊंगा तुझे।" और उस बूढ़ी औरत को गालियां देते हुए मुझसे बोले, "मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो इधर आके बैठो, जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो।" और जोर से ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन को आगे बढ़ाने लगे। अंकल का ऐसा व्यवहार देख मेरे आंसू बस निकलने ही वाले थे कि कुछ दूर आगे जाके सर्वेश अंकल ने मुझसे प्यार से कहा, "बेटा सूरज, तुमको विंडो सीट पे बैठना अच्छा लगता है ना? जाओ, जाके बैठ जाओ।" "ये चल क्या रहा है?" मैंने अपने आप से सवाल किया। सर्वेश अंकल अभी कुछ पल पहले मुझ पे चिल्ला रहे थे और डांट रहे थे, और अचानक से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। सर्वेश अंकल मेरे चेहरे को देखते हुए बोले, "जितना मैं कहूँ उतना ही सुनना और जवाब देना, और उससे ज़्यादा एक शब्द और नहीं सूरज बेटा।" मैंने असमंजस से सर हाँ में हिला दिया। सर्वेश अंकल बोले, "अपनी राइट साइड के इंजन के बाहर एक साइड व्यू मिरर लगा है, उसको देखो, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेन के पीछे ना देखना।" मैंने जैसे ही साइड व्यू मिरर में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे मुंह से लगभग चीख निकलते निकलते रह गई। साइड व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा ट्रेन के साथ साथ ऐसे चल रही है जैसे ये ट्रेन ना हो, कोई साइकिल हो। मैंने हकलाते हुए सर्वेश अंकल की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, वो बूढ़ी अम्मा ट्रेन के साथ चल रही है, ये कैसे हो सकता है?" सर्वेश अंकल ने थोड़ा धीरे और नर्म लहजे में मुझसे कहा, "सूरज बेटा, मुझे माफ करना कि मैं तुम पे चिल्लाया और तुमको डांटा। जरा देख के बताओ कि नीचे जमीन से इंजन की विंडो की हाइट क्या होगी?" मैंने अंकल को देखते हुए जवाब ना जानने का इशारा किया। "मैं बताता हूँ, लगभग 12 से 13 फीट, और वो बूढ़ी औरत जिसको तुम अभी ट्रेन के साथ साथ चलते देख रहे हो, उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 फीट होगी। ज़रा सोचो कि वो बुढ़िया इतनी ऊंचाई तक खिड़की पे आराम से कैसे खड़ी थी। वहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, और अभी वो बुढ़िया ट्रेन की स्पीड के साथ साथ कैसे चल रही है।" ये सुन मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। मैं उठ के सर्वेश अंकल को पकड़ के खड़ा हो गया। सर्वेश अंकल बोले, "घबराओ नहीं सूरज, कुछ ही दूरी के बाद वो बुढ़िया हमारे पीछे आना बंद कर देगी। ये बुढ़िया एक आत्मा है जो आज से 2 साल पहले यहाँ से पास होती ट्रेन के यात्रियों से खाना और भीख मांगती थी। एक बार वो ट्रैक पार करते हुए लड़खड़ा के गिर गई, और जब तक वो अपने आप को संभालती तब तक एक ट्रेन उस बुढ़िया की जान लेते हुए उसके ऊपर से निकल गई। पिछले 2 सालों से जो कोई ट्रेन इस रास्ते गुजरती है या आउटर पर रुकती है, इस बुढ़िया का भूत यात्रियों से खाना मांगता है। अगर कोई उसको गलती से कुछ दे दे तो इस बुढ़िया की आत्मा उस यात्री के साथ लग जाती है, और जब तक उसको खाने के लिए देते रहो तब तक तो वो ठीक है, वरना दूसरे ही पल मौत निश्चित है। इसलिए जब मैंने तुमको देखा कि तुम उसको देने के लिए अपने बैग में
कुछ खाना ढूंढ रहे हो तो मैं तुम पे चिल्लाया कि तुम रुक जाओ, और फिर मैंने उस बुढ़िया पे चिल्ला के उसको भगा दिया। मैं ऐसा ना करता तो शायद तुम्हारे पापा को मैं कभी मुंह नहीं दिखा पाता। ये सब सुन मैं सर से लेके पांव तक कांपने लगा। बैग में से मुझे एक बिस्किट का छोटा पैकेट मिला था और ना जाने कब डर के मारे मेरे हाथ से वो बिस्किट का पैकेट छूट गया और ट्रेन के बाहर गिर गया। इधर सर्वेश अंकल अपने ही धुन में बोलते जा रहे थे, अगला स्टेशन मथुरा है और उसके बाद सीधा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, और वहां से तुम्हारे मामा तुमको लेने आएंगे। शुक्र है कि बला टली। मैंने कांपती आवाज में अंकल से पूछा, अंकल वो क्या वो लगा रखा है, पूरी बात बताओ। अंकल लगभग झुंझलाते हुए मुझसे बोले। मैंने कांपते होठों से और डरते हुए अंकल से कहा, अंकल वो मेरा बिस्किट का पैकेट मेरे हाथों से छूटकर बाहर गिर गया, कुछ होगा तो नहीं ना? क्या कहा तुमने? बिस्किट का पैकेट नीचे गिर गया? सूरज, तुमको मैंने सब समझाया था, तब भी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? सर्वेश अंकल मुझ पे गुस्सा करते हुए बोले। खैर, जो हुआ सो हुआ। एक काम करो, बिना पीछे देखे फिर से साइड व्यू मिरर में देखो कि वो बुढ़िया तुमको दिख रही है। मैंने डरते हुए साइड मिरर में देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई। अंकल वो बुढ़िया हमारी ट्रेन के साथ चल रही है और अपने हाथों से पास आने का इशारा कर रही है। मैं अंकल के पास जाके रोते हुए बोला। अंकल ने मुझे ऐसी हालत में देख के बोला, देखो सूरज, डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हिम्मत से काम लो, बस किसी तरह हम दिल्ली निजामुद्दीन पहुंच जाएं, वहां हमको इस बला से छुटकारा जरूर मिलेगा। ये बोल अंकल ने अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और किसी से फोन पे बात करने लगे। कुछ ही देर में मथुरा जंक्शन आ गया। तय समय से 3 मिनट कम अंकल ने ट्रेन स्टेशन पर रोकी और जितनी स्पीड हो सकती थी वो बना के ट्रेन को बिना किसी देरी से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पे जाके रोकी। सारे रास्ते मुझे सिर्फ उस बुढ़िया की आवाज़ आती रही, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत दिनों की भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बेटा, दे दो बेटा, दे दो बेटा। मैंने किसी तरह अपने डर को काबू में रख आंख बंद करके सफ़र काटना ही बेहतर समझा। स्टेशन पहुंचने के कुछ ही मिनट पहले अंकल ने मुझे समझाते हुए कहा कि सूरज बेटा, निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचते ही तुमको एक दूसरे अंकल इस्माइल मिलेंगे, बिना देरी करे उनके साथ तुम निकल जाना, वो तुमको सीधा निजामुद्दीन दरगाह ले जाएंगे। मैंने डरते हुए अंकल से पूछा, अंकल लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए, वो बुढ़िया आपको मार देगी। अंकल ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा वो बुढ़िया मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको जो खाना मिला है तुमसे मिला है। मैं ड्यूटी को हैंड ओवर करते ही जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचूंगा, तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सुन जो मैं पहले से ही डरा था थोड़ा और डर गया और मायूस हो गया। फिर भी हिम्मत करके मैंने अंकल को इस्माइल अंकल के साथ जाने की हामी भर दी। आखिरकार कुछ 2 घंटों में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ गया। सर्वेश अंकल ने मुझे इंजन की विंडो से पहले से ही प्लेटफॉर्म पे खड़े इस्माइल अंकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सूरज बेटा वो हैं इस्माइल अंकल, जैसे ही ट्रेन रुके तुम जल्दी से उतर के उनके साथ चले जाना, मैं अपनी ड्यूटी हैंड ओवर करके जल्द से जल्द तुमको आके मिलूंगा। इस्माइल अंकल तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र के, लंबे डील डॉल वाले शरीर के साथ बहुत ही सीरियस मिजाज वाले लग रहे थे। खैर जैसे भी हों वो मेरी मदद के लिए आए थे, बिना मुझसे कोई जान पहचान के। ट्रेन को पूरी तरह हॉल्ट करने में कुछ 60 सेकंड्स लगे और मैं इंजन से नीचे उतर आया। इस्माइल अंकल ने मेरे दोनों कंधों पे अपने हाथ रखे और मुझसे कहा, तुम्हारा ही नाम सूरज है, चलो सूरज, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमको जल्द से जल्द निजामुद्दीन दरगाह पहुंचना है। मैंने सर हाँ में हिलाते हुए
इस्माइल अंकल के साथ साथ तेजी से स्टेशन के बाहर निकल आया। इस्माइल अंकल ने अपनी स्कूटर पार्किंग से निकाली और मुझे अपने पीछे बिठा के दरगाह की ओर निकल गए। दरगाह कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम खाना के मकबरे वाली रोड से होते हुए 15 मिनट में ही हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पहुंच गए। सारे रास्ते मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारे पीछे कोई चलता आ रहा है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। दरगाह पहुंचते हुए ही इस्माइल अंकल मुझे वहां के खादिम के पास ले गए। जुमा होने की वजह से दरगाह में उस दिन बहुत भीड़ थी। इस्माइल अंकल मुझे लेके खादिम अली साहब के एक छोटे से कमरे में ले गए। मैंने जैसे ही उनके कमरे में एंटर किया, खादिम साहब जोर से चीखे, ये किसको ले आए हो तुम इस्माइल? इस्माइल अंकल घबराते हुए खादिम साहब से बोले, खादिम साहब, मैं तो इस बच्चे को लेके आया हूं। इसका नाम सूरज है और इससे अनजाने में ऐसी गलती हो गई है कि एक बुरा साया इसके पीछे लग गया है। खादिम साहब ने इस्माइल अंकल की बात को काटते हुए बीच में ही बोला, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, वो बूढ़ी औरत जो उसके पीछे कमरे की दहलीज पे खड़ी है। ये सुन मुझे काटो तो खून नहीं, मैं सर से पांव तक थर-थर कांपने लगा। मैं हाथ जोड़ के रोने लगा। खादिम साहब ने मुझे प्यार से कहा, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज तक इस दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं गया है। खादिम साहब ने कुछ बुदबुदाते हुए जोर से कहा, कौन है तू? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? चली जा यहां से, वरना तुझे वो सजा दूंगा कि तू याद रखेगी। खादिम साहब का इतना कहना था कि वो बूढ़ी औरत जो सिर्फ खादिम साहब को दिखाई दे रही थी, वो गायब हो गई और दूसरे ही पल मेरी आवाज़ बदल गई। मेरे शरीर पे काबू न रहा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं और मैं ज़मीन पे गिर गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं नाना जी के घर में था। मेरे बगल में पापा खड़े थे और मुझे आंख खोलते देख पापा ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैंने आसपास देखते हुए पापा से पूछा, क्या हुआ था पापा? मैं यहाँ कैसे आया? वो खादिम साहब और इस्माइल अंकल कहाँ हैं? पापा मुझे बचा लीजिए प्लीज़ पापा, उस बूढ़ी औरत से मुझे बचा लीजिए पापा। पापा ने मुझे समझाते हुए बोला, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बला टल चुकी है। मैंने अपनी बाकी की छुट्टियां दिल्ली में बिताई और कुछ 20 दिन बाद मैं और पापा वापस सूरत आ गए। फिर एक दिन जब संडे वाले दिन पापा अपने स्टडी रूम में कोई नॉवल पढ़ रहे थे, तब मैंने पापा के पास जाके पूछा, पापा उस दिन दरगाह में क्या हुआ था? मुझे जानना है पापा। मैं नहीं डरूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि उस दिन क्या हुआ था। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा पापा। पापा ने मुझे सामने रखी चेयर पे बैठने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। मुझे सर्वेश अंकल का फ़ोन आया था। उनकी बात मैंने पहले तो हंसी में उड़ा दी कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया से ऐसी कई सारी कहानियां मैंने भी सुनी थी। सर्वेश अंकल जब गुस्सा होके मुझ पे चिल्लाए और अपने बच्चों की कसम खाने लगे, तब जाके मैंने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। मैंने मुंबई से सीधा दिल्ली की फ़्लाइट ली और दिल्ली लैंड करते ही सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पे पहुंच गया। मैं सर्वेश अंकल के बताए हुए खादिम साहब के कमरे में पहुंचा। कमरे में घुसने के साथ मैंने तुम्हारे नाम पुकारा, सूरज, सूरज, कहाँ हो बेटा तुम सूरज? सर्वेश अंकल मुझे देखते ही मेरे पास आए और कमरे के कोने की तरफ इशारा करते हुए बोले, सूरज अभी बेहोश है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बूढ़ी औरत अब जा चुकी है। सारी बात जानने के बाद मुझे पता लगा कि उस दिन उस बूढ़ी औरत की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई थी और तुम पूरी तरह उसके काबू में आ गए थे। जब खादिम साहब ने कड़ाई से बूढ़ी औरत जो तुम्हारे अंदर थी उससे पूछा, क्या चाहती है तू? छोड़ दे इस मासूम को, वरना ऐसी सजा दूंगा कि तू एक ही जगह भटकती रहेगी। बुढ़िया गुस्से से बोली, नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे खाना दिया है, मुझे और खाना चाहिए।
तो खादिम साहब ने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, मैं तुझे इतना खाने को दूंगा कि तू कभी भूखी नहीं रहेगी। बोल, छोड़ देगी इस मासूम को? ये सुन बुढ़िया बोली, क्या बहुत सारा खाना तू मुझे देगा? हाँ हाँ हाँ, जल्दी दे, मैं इस लड़के को अभी छोड़ दूंगी। खादिम साहब ने फिर बोला, तू यहीं रुक और मैं तेरे लिए खाने को लेके आता हूँ। ये कह खादिम साहब अपने कमरे से बाहर चले गए और कुछ देर बाद एक देग में कुछ गोश्त यानी कि मीट लेके आ गए। उन्होंने वो देग तुम्हारे यानी उस बूढ़ी औरत के आगे करके बोला, ले, मैं ले आया तेरे लिए खाना, ले खा ले इसको। गोश्त को देखते ही तुम मतलब वो बूढ़ी औरत गोश्त को अपने हाथों से उठा के चबाने लगी। कुछ ही मिनटों में वो सारा गोश्त खा गई। गोश्त को खत्म होता देख वो बुढ़िया फिर बोली, ये तो खत्म हो गया, मुझे और गोश्त चाहिए। इस पर खादिम साहब बोले, तुझे और गोश्त चाहिए? जरूर मिलेगा। और अपने पीछे से एक लकड़ी का डब्बा लेके आगे करते हुए बोले, ये ले, इस लकड़ी के डब्बे में तुझे इतना गोश्त मिलेगा कि तू खाती खाती थक जाएगी, लेकिन गोश्त नहीं खत्म होगा। आ, जल्दी से इस डब्बे में चली जा और आराम से गोश्त खा और मैं भी अपने बाकी के काम देखूं। बुढ़िया ने ये सुन तुम्हारा शरीर तुरंत छोड़ दिया और बिना एक पल गवाए उस लकड़ी के बक्से के अंदर चली गई। उस लकड़ी के अंदर और कुछ नहीं, एक तिलस्मी बोतल थी जिसमें खादिम साहब ने उस बुढ़िया की रूह को कैद कर लिया था। बस उसके बाद मैं तुमको नाना जी के घर ले आया और पूरे 2 दिनों के बाद तुम्हारी आंख खुली थी। पूरी बात जानने के बाद मैंने कुछ नहीं बोला और बस पापा का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी, लेकिन जब मैं अकेले होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है और कह रहा है, बेटा कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, खाने को दे दो, कुछ खाने को दे। बस ये थी मेरी कहानी। अगर आपको भी राह चलते हुए कोई पुकारे तो उसका जवाब भूल से भी ना दीजिएगा, और खाने को तो कभी नहीं, तो कभी नहीं, तो कभी नहीं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।